हेलो व्यूअर्स, बैक टू मार्गदर्शन अध्ययन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म, सो व्हाट इज रास मैकेनिज्म? सबसे पहले अगर हम फुल फॉर्म की ओर बढ़े तो रास मैकेनिज्म की फुल फॉर्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, जैसे कि आप नाम से थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिए, जिसमें 3 मेन चीज़ें आ रही है, रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन। यही 3 मेन चीज़ें हैं जो पूरे इस मैकेनिज्म को मेंटेन करके रखती हैं। आगे हम डायग्रामेटिकली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा बहुत ये जान लेते हैं कि कैसे कैसे ये रास मैकेनिज्म वर्क करता है और ये क्या है। रास मैकेनिज्म आपका एक टाइप का हार्मोन्स का सिस्टम है जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में जब जो आपका रीनल फ्लो कम हो जाता है उस टाइम पे जो हाइपोवोलीमिया की कंडीशन है, आपका हाइपोटेंशन है और जो पेशेंट का फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का काम है, ये पूरा आपका करता है आपका रास मैकेनिज्म। मतलब एक टाइप का हार्मोन सिस्टम जो आपके ब्लड प्रेशर को, आपके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को, आपके वेस्कुलर रेजिस्टेंस को मेंटेन करने का काम करता है। नाउ इस रास मैकेनिज्म में मेन काम किसका है, यानी कि ये रास मैकेनिज्म का पूरा हेड ऑफ ऑफिस कौन है? तो इसका पूरा हेड ऑफ ऑफिस आता है आपका जेजी एपरेटस, यानी कि पूरी कमांड जो है इस पूरे मैकेनिज्म की वो किसके हाथ में है? इस जेजी एपरेटस के हाथ में है। जेजी एपरेटस यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। अब ये जेजी एपरेटस होता क्या है? ठीक है, तो जेजी एपरेटस यानी कि आपका एक कॉम्बिनेशन होता है 3 सेल से मिलके जो बनता है। इस जेजी एपरेटस में 3 टाइप की सेल्स आती हैं, जिसमें पहली आती है आपकी मैक्यूला डेंसा सेल्स, सेकंड आती है आपकी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स और थर्ड आती है आपकी एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल्स। ये तीनों सेल्स मिक्स होके आपका जेजी एपरेटस बनाती हैं और यही जेजी एपरेटस आपका स्टार्ट करता है इस रास मैकेनिज्म को। ठीक है, अब पहले हम इन जो ये सेल्स हैं इनकी लोकेशन जान लेते हैं। एक छोटा सा डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप पहले के मेरे किडनी के लेक्चर्स देख चुके हैं तो आप हल्का फुल्का इस डायग्राम को विजुलाइज कर पा रहे होंगे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। जी हाँ, ये है आपका, आप ये जो रेड से देख रहे हैं ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये आपकी जाने वाली ईफरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और बर्मन्स कैप्सूल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्यूला डेंसा की लोकेशन कहाँ पे होती है। जहां पर से आपका एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है और ईफरेंट आर्ट्रियोल जा रही है, वहीं पे मतलब एफरेंट आर्ट्रियोल के एंटर होते हुए और ईफरेंट आर्ट्रियोल के एग्जिट के वहां पे आपकी जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स। ये फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स होती है। अभी मैक्यूला डेंसा सेल्स का काम क्या होता है? मैक्यूला डेंसा सेल्स बेसिकली प्रोड्यूस करती है निट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन। जिस टाइम पे पेशेंट हाइपोवोलीमिया कंडीशन में होता है, ये दोनों चीजें यानी कि निट्रिक ऑक्साइड और आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दोनों वर्क करते हैं एज अ वेसोडाइलेटर। और वेसोडाइलेटर की तरह वर्क करेंगे तो क्या करेंगे? वेसल्स को डायलेट कर देंगे। अगर वेसल्स को डायलेट करेंगे तो ब्लड फ्लो क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा। और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से जो पेशेंट हाइपोवोलीमिया की कंडीशन में गया वो दोबारा से नॉर्मोवोलीमिया की कंडीशन में आ पाएगा। तो ये फर्स्ट काम करती है आपकी मैक्यूला डेंसा सेल्स। सेकेंड सेल्स आती है हमारी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स है क्योंकि मेनली जो मेन हार्मोन है वो इसी से रिलीज होता है। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं आपका, ये जो आप ये देख रहे हैं ये क्या आपकी ट्यूनिका मीडिया है। तो हमारी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है किसी भी आर्ट्रियोल की। ठीक है, तो जो मिडिल लेयर है यानी कि जो आपका ट्यूनिका मीडिया है, उस ट्यूनिका मीडिया के वहां पे आपका प्रेजेंट रहती है आपकी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, जो सेकंड टाइप की सेल्स आपकी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स वो कहाँ पे प्रेजेंट है? जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसके ट्यूनिका मीडिया में प्रेजेंट होती हैं आपकी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। अब ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या करती हैं? ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ हाइपोवोलीमिया, जब पेशेंट का बीपी लो होगा या फिर जिस टाइम पे पेशेंट का बॉडी में फ्लूइड कम होगा, उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करती है जिसे हम बोलते हैं रेनिन हार्मोन। ये रेनिन हार्मोन क्या करता है? पेशेंट को हाइपोवोलीमिया से नॉर्मोवोलीमिया की कंडीशन में लेके जाता है। अब सिर्फ रेनिन ही इसमें काम नहीं करता, इसमें और अदर हार्मोन्स भी वर्क करते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, थर्ड टाइप की सेल्स आती है आपकी एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। आपकी जो एफरेंट आर्ट्रियोल और जो ईफरेंट आर्ट्रियोल है उनके मिडिल में ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ये आपकी सेल्स प्रेजेंट होती है, इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। ये मेनली जो जीएफआर है यानी कि जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेल्स जो है मैक्यूला डेंसा, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एंड एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, ये तीनों मिलकर ही आपका जेजी एपरेटस बना रही हैं। और ये जेजी एपरेटस ही क्या करता है? आपका इनिशिएट करता है रास मैकेनिज्म को। अभी कैसे ये रास मैकेनिज्म वर्क करता है हम डायग्रामेटिकली देखते हैं।
हिसाब से बोला था कि हम डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे कि कैसे रास मैकेनिज्म वर्क करता है, ठीक है। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी जो ऑर्गन्स मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ शायद आपको विजुअलाइज हो रहे होंगे और आप समझ पा रहे होंगे। ये ग्रीन कलर से आपका यहाँ पे लिवर है, सॉरी, और ये ब्लू कलर से आपके लंग्स हैं और ये किडनी है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जिस टाइम पे जो पेशेंट है जब वो हाइपोवोलीमिया, हाइपोटेंशन या फिर हाइपोनेट्रीमिया यानी कि सोडियम का कम होना, या हाइपरकैलीमिया यानी कि पोटेशियम का बॉडी में ज़्यादा होना, या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जाते हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा डिक्रीज ब्लड फ्लो है, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो गया है, इसका मैसेज जाता है हमारे एफरेंट आर्टरियोल के पास। यानी कि किडनी में जो हमारी एफरेंट आर्टरियोल प्रेजेंट होती है उसमें आपको पता है कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपके सेंसर सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि जो आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल के वहीं पे प्रेजेंट है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है वो 3 सेल से बना हुआ था, आपका मैक्यूला डेंसा से, आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से और आपका एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल से, ठीक है। तो जब आपका ब्लड फ्लो कम होगा तो किडनी पे ये मैसेज आपका एफरेंट आर्टरियोल के पास जाएगा, और एफरेंट आर्टरियोल मैसेज आपकी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है वो सीक्रेट करती है एक इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसे हम बोलते हैं रेनिन, ठीक है। इससे पहले लिवर क्या कर चुका होता है, ऑलरेडी हमारी सर्कुलेशन में एक एंजाइम रिलीज कर चुका होता है, उस एंजाइम का नाम होता है आपका एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम, ठीक है। हमारी यानी कि हमारी सर्कुलेशन में पहले से एक एंजाइम प्रेजेंट है जो कि लिवर के द्वारा छोड़ा गया है, जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम। और जब किडनी रेनिन रिलीज करेगी तो रेनिन की प्रेजेंस में ये जो आपका एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। तो जो लिवर द्वारा एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम छोड़ा गया वो रेनिन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, आपका एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा। वहीं लंग्स क्या करती है, एक अनदर एंजाइम छोड़ती है जिसका नाम होता है ACE या फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जब लंग्स द्वारा छोड़ा जाता है तो जो आपका एंजियोटेंसिन 1 है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका एंजियोटेंसिन 2 में। यानी कि ये पूरा जो रास मैकेनिज्म है वो सिर्फ एक ऑर्गन मिलके नहीं कर रहा है, ये पूरा मैकेनिज्म में आपके 2-3 ऑर्गन्स क्या है, इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपका लिवर ने अपने सर्कुलेशन में पहले से क्या छोड़ा, एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम छोड़ा, फिर उसके बाद किडनी के पास जो मैसेज आया, किडनी ने आपका रेनिन रिलीज किया जो कि उसने कन्वर्ट किया उसे एंजियोटेंसिन 1 में, फिर लंग्स ने एक एंजाइम छोड़ा ACE एंजाइम जो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। अब फर्दर एंजियोटेंसिन 2 जो आपका ये है इसका मेन वर्क होता है। अब फर्दर ये रास मैकेनिज्म को अदर एक्टिवेट करेगा और हमारे पूरे मैकेनिज्म में हेल्प करता है। अब जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है, अब मेन वर्क करता है आपका एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को और कुछ ऑर्गन्स में पर्टिकुलरली वर्क करता है। जैसे कि सबसे पहले एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, आपकी किडनी पे एक्ट करेगा। किडनी पे जब ये एक्ट करता है तो ये क्या करता है, आपका सोडियम और वाटर दोनों का रिटेंशन करवा देता है, ठीक है। अगर बॉडी में सोडियम का रिटेंशन हो जाएगा और आपका वाटर का रिटेंशन हो जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले आपका सोडियम की रिटेंशन होने के से जो आपकी सोडियम की डेफिशिएंसी थी वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा H2O का रिटेंशन होने की वजह से जो आपकी हाइपोवोलीमिया की कंडीशन थी वो क्या हो जाएगी, आपकी सही हो जाएगी। क्योंकि हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं कि ये पूरा रास मैकेनिज्म किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, हाइपोवोलीमिया, हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया और डिहाइड्रेशन को, मतलब कि आपकी बॉडी के ब्लड प्रेशर को, आपके बॉडी के फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को, आपके बॉडी के वेस्कुलर रेजिस्टेंस को मेंटेन करना काम है रास मैकेनिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अब आपका जो ब्रेन है। अब आपका एंजियोटेंसिन 2 ब्रेन के एक्टिवेट कर देता है थ्रस्ट सेंटर को। जब वो थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करता है तो वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है आपका ADH हार्मोन। ADH हार्मोन यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन। जो आपका ADH हार्मोन है इसका मेनली काम क्या होता है, ये आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, यानी कि बॉडी में ये क्या करेगा, आपके बॉडी में जो वाटर है उसको रिटेन कर देगा। तो वाटर रिटेन होने की वजह से दोबारा से जो आपके हाइपोवोलीमिया की कंडीशन है वो नॉर्मोवोलीमिया में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तीसरा ऑर्गन आपका एड्रेनल ग्लैंड। ये टोपी जैसा ऑर्गन आपने देखा होगा किडनी के ऊपर फिक्स रहता है जिसे हम बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड
एंजियोटेंशन 2 जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है तो वो क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। और एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है, ये सोडियम का क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है और आपकी बॉडी से पोटेशियम को क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है। तो अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो आपकी हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन ट्रीट होगी, और पोटेशियम का बॉडी से एक्सक्रीशन होगा तो हाइपरकेलीमिया की कंडीशन ट्रीट होगी। लास्ट में आता है आपका ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में एंजियोटेंशन 2 क्या करेगा, ये डिक्रीज करा देगा आपकी पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन को। जब आपका पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो आपकी वेसल्स क्या हो रही थी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी, अब वो डिक्रीज हो जाएंगी। तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन डिक्रीज होगा तो यानी कि वेसल्स क्या होंगी, दोबारा से आपकी फिर से डायलेट होंगी। और अगर वेसल्स डायलेट होंगी तो दोबारा से ब्लड को क्या मिलेगा, जगह मिलेगी फ्लो होने की, और ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, ब्लड फ्लो कर पाएगा। तो जिसके वजह से दोबारा से आपका जो नॉर्मोवोलेमिया में कंडीशन ट्रीट हो जाएगी, यानी कि जो पेशेंट हाइपोवोलेमिया में गया है दोबारा से उसका बीपी क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। और इस तरीके से ये पूरा रास मैकेनिज्म क्या करेगा, आपका बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखेगा। जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक छोटी सी एक्टिविटी से स्टार्ट हुआ, जिसने क्या किया, एक्टिवेट किया जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जब एक्टिवेट हुए उन्होंने रेनिन रिलीज किया। पहले से एंजियोटेंसिनोजन जो था आपका लिवर द्वारा क्या किया गया था, सीक्रेट किया गया था ब्लड में। रेनिन के आते ही वो एंजियोटेंशन 1 में कन्वर्ट हो गया। फिर आपका एंजियोटेंशन 1 आपके लंग से एक एंजाइम आया, ACE एंजाइम, उसके प्रेजेंस में एंजियोटेंशन 2 में कन्वर्ट हो गया। और एंजियोटेंशन 2 जिसने पूरी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को फिर आपका क्या किया, इंक्रीज किया, और डिफरेंट ऑर्गन्स, किडनी, ब्रेन, एड्रिनल ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, इन द्वारा क्या किया, इस कंडीशंस को नॉर्मल किया और होम्योस्टेसिस मेंटेन किया। तो थैंक यू सो मच, होप सो आपको मेरी क्लास पसंद आई हो। अगर प्लीज पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मार्गदर्शन अध्ययन क्लासेस।